जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल रोली क्लासेस में। हम फिर से हाजिर हैं एक नई सीरीज़ के साथ, जिसमें हम यूपी ट्रिपल एस सी एंड डी ट्रिपल एस बी एनएम से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे और आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। तो आप सभी लोग जोश और जुनून के साथ जुड़ जाइए, सभी लोगों को शेयर कर दीजिए जिन लोगों को इस क्लास की नीड है या जो लोग इस क्लास को लेना चाहते हैं। तो बिना समय गंवाए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। आप लोग पढ़िए और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और आज सभी को पता है कि आज से चैत्र नवरात्र शुरू हो गए हैं, तो आप सभी को और आपके पूरे परिवार को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम माता जी से कामना करेंगे कि आप लोगों का जो भी सपना है, जो भी लक्ष्य है, वो आने वाले नेक्स्ट नवरात्र तक आप सभी का पूरा हो। और उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे और अपना जो भी कार्य है अपना ढंग से करेंगे और माता रानी में विश्वास रखेंगे, आस्था रखेंगे कि वो माता रानी आपकी जो भी मनोकामना है पूरी करें। और हम सब जानते हैं कि किसी न किसी में आप सभी का आस्था विश्वास होता है कि वो आपकी सुन रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं। तो आप लोगों का कार्य है लगन और मेहनत के साथ कार्य करना, बाकी जो फल है वो मिलेगा। तो आप लोग बस अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और क्योंकि आप सभी को पता है जो डी ट्रिपल एस बी वाले बच्चे हैं उनका एग्ज़ाम 11 और 12 अप्रैल को है और मैं उम्मीद करती हूँ उन लोगों का पेपर बहुत अच्छा होगा। और यही कामनाओं और शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी को एक बार फिर से जय माता दी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत निम्न में से कौन से कार्य का संपादन किया जाता है? ऑप्शन ए पोषण, ऑप्शन बी टीकाकरण, ऑप्शन सी शिक्षा, ऑप्शन डी गर्भवती महिला की देखभाल। तो मिशन इंद्रधनुष की बात हो रही है। तो मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत किस लिए की गई थी? संपूर्ण टीकाकरण वैक्सीनेशन करने के लिए, क्योंकि 100% टीकाकरण करना अनिवार्य था और वो टीकाकरण हो नहीं पा रहा था। इस वजह से मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की गई थी ताकि 100% लोगों में टीकाकरण या वैक्सीनेशन हो सके। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, टीकाकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कितने रुपए का बीमा इंश्योरेंस होता है? 4 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का या 3 लाख का? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कितने रुपए का बीमा इंश्योरेंस होता है? और इसमें एक लेटेस्ट न्यूज़ है आयुष्मान भारत योजना को लेकर के कि यूपी में कुछ अभी आंकड़े जारी किए गए हैं और उन आंकड़ों को भी अच्छे से आपको देखना है। तो उसमें यह है कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सबसे ज़्यादा जो कार्य हुआ है वो यूपी में ही हुआ है और यूपी इसमें नंबर 1 पे है। और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें यूपी नंबर 1 पे, जैसे खाद्यान्न उत्पादन में यूपी नंबर 1 पे है, गन्ना उत्पादन में यूपी नंबर 1 पे। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है डायरेक्ट यूपी स्पेशल से कि किन चीज़ों में जो भारत है वो भारत में यूपी जो है शीर्ष पे है, किन में कौन सा स्थान है। तो यूपी का स्थान आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कितने रुपए का बीमा होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, 5 लाख तक। कितना? 5 लाख तक। और ये यूपी में नंबर 1 पे है। इतना इस पर कार्य किया। और देखा गया है पिछले 5 साल से 8 साल में जो डाटा मतलब इसमें रिलीज़ किए गए हैं उसमें दिखाया गया है कि जो हमारा यूपी है काफ़ी आगे की ओर बढ़ रहा है। तो आप सभी लोग इन सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्रतिरक्षा प्राप्त करने के लिए पूरी आबादी को कोरोना वायरस संक्रमण के बचाव का टीका लगाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन सब जो करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है उनको ध्यान से पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्रतिरक्षा प्राप्त करने के लिए पूरी आबादी को कोरोना वायरस संक्रमण के बचाव का टीका लगाया जाता है? सक्रिय रोग क्षमता, जिसको एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं, सेलुलर रोग क्षमता, निष्क्रिय रोग क्षमता या हार्ड रोग क्षमता? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी। तो आप सभी लोग सबसे पहले इम्यूनिटी के बारे में समझ लीजिए कि इम्यूनिटी क्या होती है। जो इम्यूनिटी होती है वो 2 टाइप की होती है। एक होती है नेचुरल इम्यूनिटी। कौन सी होती है? नेचुरल इम्यूनिटी। और एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। कौन कौन सी होती है? तो एक नेचुरल इम्यूनिटी, दूसरी एक्वायर्ड इम्यूनिटी।
जो नेचुरल इम्यूनिटी होती है वो 2 टाइप की होती है, इंडिविजुअल इम्यूनिटी और रेशियल इम्यूनिटी। जबकि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है उसमें एक्टिव इम्यूनिटी होती है और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी का भी 2 पार्ट होता है, नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जबकि पैसिव में नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। तो इस तरह कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो वैसे तो जो मेन 2 टाइप होते हैं इम्यूनिटी के, नेचुरल इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो सबसे पहले जानते हैं कि नेचुरल इम्यूनिटी किस टाइप की होती है। जो नेचुरल इम्यूनिटी होती है, इस प्रकार की रोग प्रतिरोधक क्षमता व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होती है। तो आपको इतना याद है, जो नेचुरल इम्यूनिटी होती है व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होती है, और जबकि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है उसे हम बाहर से लेते हैं। मतलब इस प्रकार की इम्यूनिटी को व्यक्ति जन्म के पश्चात बाहर से प्राप्त करता है। तो आपको याद रखना है कि नेचुरल जन्म से प्राप्त होती है, एक्वायर्ड जो हम बाहर से लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में खूब फंसाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, एक नवजात के जन्म को भारत में कब तक पंजीकरण किया जाता है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन या 1 माह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 21 दिन। कितने दिन का टाइम होता है, 21 दिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नवजात के मृत्यु को भारत में कब तक पंजीकरण किया जाता है। वहाँ पे जन्म को पूछा था और यहाँ पे मृत्यु का पूछ रहा है। तो 15, 25, 21 या 10। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर ऑप्शन सी है। राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, ट्यूबरकुलिन टेस्ट किस प्रकार की हाइपर सेंसिटिविटी का उदाहरण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये सेंसिटिविटी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये कितने टाइप की होती है और कौन कौन से टाइप होते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हाइपर सेंसिटिविटी कितने टाइप की होती है। तो इसके टाइप के आधार भी अलग अलग होते हैं, और हाइपर सेंसिटिविटी होती क्या उसको पहले समझना जरूरी है। तो इम्यून सिस्टम के असामान्य अथवा अत्यधिक सक्रिय होने के कारण शारीरिक असुविधा अतिसंवेदनशीलता या फिर असंवेदिता या हाइपर सेंसिटिविटी कहलाती है। तो इसके जो आधार हैं, हाइपर सेंसिटिविटी की रिएक्शन के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, और टाइप बी हाइपर सेंसिटिविटी, और टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी, और टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी। टाइप 1 में क्या होता है, इस प्रकार की जो हाइपर सेंसिटिविटी होती है उसको एटॉपिक एनाप्लाक्टिक या इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी भी कहा जाता है। और जो सेकंड टाइप की होती है इसमें आईजीएम आईजीए एंटीबॉडी विशिष्ट रूप से प्रतिजन आधारों की सतह से संयोजित होकर कोशिकाएं जो ब्लड में क्षति पहुंचाने लगते हैं। जो थर्ड टाइप की होती है और फोर्थ टाइप की, जो फोर्थ टाइप की होती है इसे डिले या सेल मीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं। इसमें टी लिम्फोसाइट की मध्यस्थता उत्पन्न होती है और एंटीजन की कोई भूमिका नहीं होती है। एलर्जी, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, इस तरह की रिएक्शंस होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, 4 टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO द्वारा घोषित स्वास्थ्य की परिभाषा में कौन से आयाम हैं। तो हेल्थ की डिफिनेशन किसको किसको याद है। ऑप्शन सोशल, फिजिकल, मेंटल या ऑल ऑफ एवर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो हेल्थ की डिफिनेशन में कौन कौन से वर्ड आते हैं। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग, नॉट मेयरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। तो ये हेल्थ की डिफिनेशन है जिसमें सोशल, मेंटल, फिजिकल ये सभी वर्ड आ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ एवर। WHO ने ये डिफिनेशन कब दी थी, 1948 में। कब दी थी, 1948 में। जबकि वेबस्टर के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा है, स्वास्थ्य शरीर, मस्तिष्क अथवा आत्मा से दृढ़, विशेषकर शारीरिक रोगों अथवा दर्द से मुक्त होने की अवस्था है।
लेकिन आपको WHO की याद रखना है, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मेयरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन है, मानव भ्रूण का मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन क्या होता है? ये आपको बताना है। मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन, पोडलिक, सिफेलिक, ट्रांसवर्स, शोल्डर। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जो प्रेजेंटेशन होती है वो 3 तरह की होती है। सिफेलिक होती है, मोस्टली 3 तरह की होती है। सिफेलिक प्रेजेंटेशन होती है, ब्रीच प्रेजेंटेशन होती है और शोल्डर प्रेजेंटेशन होती है। तो जो शोल्डर प्रेजेंटेशन होती है ये एक तरह का माल प्रेजेंटेशन है, और ब्रीच प्रेजेंटेशन भी माल प्रेजेंटेशन है। और इसमें जो प्रेजेंटिंग पार्ट होते हैं वो जो बेबी होता है, फीटस होता है, उसके लेग या नितंब होते हैं। लेकिन जब सिफेलिक प्रेजेंटेशन होता है तो उसमें जो प्रेजेंटेशन पार्ट होता है वो वर्टेक्स होता है, फेस होता है, ब्रो होता है, और ये कॉमन होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। एक मिनट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिफेलिक प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, MMR का मतलब क्या है? आपको MMR का मतलब बताना है। क्वेश्चन है, MMR का क्या मतलब है? ऑप्शन ए, द प्रोपोर्शन ऑफ मैटरनल डेथ पर 1 लाख लाइव बर्थ। ऑप्शन बी, द प्रपोर्शन ऑफ मैटरनल डेथ पर 10,000 लाइव बर्थ। ऑप्शन सी, द प्रपोर्शन ऑफ मैटरनल डेथ पर 1,000 लाइव बर्थ। और ऑप्शन डी, द प्रपोर्शन ऑफ मैटरनल डेथ पर 100 लाइव बर्थ। यहाँ पे पूछा गया MMR का मतलब क्या है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, द प्रपोर्शन ऑफ मैटरनल डेथ पर 1 लाख लाइव बर्थ। तो MMR का मतलब समझ में आ गया आप लोगों को कि द प्रपोर्शन ऑफ मैटरनल डेथ पर 1 लाख लाइव बर्थ पर। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बीमारी नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल कार्यक्रम से संबंधित है? नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत कौन कौन सी डिजीज आती है, उन सभी को आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल के अंतर्गत कौन कौन सी आती है, बताइए आप लोग। ऑप्शन ए ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी डायबिटीज, ऑप्शन डी लेप्रोसी। तो सबसे पहले इसके अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं वो देख लेते हैं। फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम आता है, कालाजार कंट्रोल प्रोग्राम आता है, मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम आता है, डेंगू कंट्रोल प्रोग्राम आता है, अब JE कंट्रोल प्रोग्राम आता है। तो ये सभी कौन से हैं? वेक्टर बोर्न डिजीज हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि कार्यक्रम से संबंधित कौन सा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, मलेरिया होगा। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन बी, मलेरिया। मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ था? तो जो मलेरिया कार्यक्रम है, उन्मूलन कार्यक्रम कंट्रोल प्रोग्राम था, वो 1953 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन उसमें जो संशोधन किए गए हैं वो 1958 में किए गए हैं। कब किए गए? 1958 में। लेकिन जो आपसे ईयर पूछा जाएगा वो आपसे 1953 वाला ही ईयर पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा, नेशनल मलेरिया इराडिकेशन ईयर 1953। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। आप लोग पढ़िए और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक महिला का जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है LMP है 12 सितंबर 2019 है, तो ADD क्या होगी? ADD आपको फाइंड करनी। तो आप सभी को पता है जो नेगल्स का रूल होता है उसमें 7 डेज प्लस 9 मंथ ऐड करते हैं, 9 मंथ ऐड करते हैं और ADD आ जाती है। तो 12 में 7 प्लस करेंगे तो 19 हो जाएगा। और सितंबर में, सितंबर कौन सा महीना? 10th नंबर का महीना, तो सितंबर कौन सा महीना होता है? 9th नंबर का महीना होता है, 9। और इसमें 9 प्लस करेंगे तो सितंबर में 9 प्लस करेंगे तो क्या आएगा?
अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो क्या आ जाएगा? जून आ जाएगा। और ईयर चेंज होगा 19 का 2020 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, 19 जून 2020 इसकी एडीडी हो जाएगी। तो आपको एडीडी ऐसे फाइंड कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी स्थिति हाई रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी है? हाई रिस्क प्रेगनेंसी के बारे में आपसे बात करें। ऑप्शन ए HB 12 ग्राम पर DL, ऑप्शन बी एक्लम्सिया, ऑप्शन सी प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन, ऑप्शन डी डायबिटिक या डायबिटीज। तो या इसमें हाई रिस्क प्रेगनेंसी की बात की है, तो आप सभी को पता है हाई रिस्क प्रेगनेंसी में कौन कौन सी होती है, वो आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, एक्लेम्सिया। क्या है? हाई रिस्क प्रेगनेंसी में क्या होता है, कौन कौन सी होती है जिसमें हाई एक्लेम्सिया, प्री एक्लेम्सिया जैसी कंडीशन होती है, तो वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में काउंट की जाती है। या फिर जिनकी हाइट कम होती है, वेट कम होता है, माल नरिष्ट होती हैं, जिनकी एज ज़्यादा होती है, PCOD की समस्या होती हैं, तो ये सभी हाई रिस्क प्रेगनेंसी में काउंट होती हैं। और कभी कभी हाई रिस्क प्रेगनेंसी के बारे में वो स्टेटमेंट दे देते हैं। तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी आपको पता होना चाहिए क्या होती है। इसकी डिफिनेशन होती है, गर्भावस्था से जुड़ी कुछ ऐसी जटिल समस्याएं जो शिशु और माँ दोनों के लिए बेहद खतरनाक हो सकती हैं, तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहलाती हैं। इसमें कारण क्या हो सकते हैं? रिकरेंट अबॉर्शन हो सकता है, एज हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, थायराइड प्रॉब्लम होती है, ओवरवेट होता है, PCOD की समस्या होती है, मल्टीपल प्रेगनेंसी होती है, सीवियर डिजीज इन ह्यूमन होती है। तो ये सभी इसके कारण हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी। और हाई रिस्क प्रेगनेंसी के कुछ टाइप होते हैं, जैसे प्रीटर्म लेबर, प्री एक्लम्सिया, एक्लम्सिया, जेस्टेशनल डायबिटीज या प्लेसेंटा प्रीविया, ये टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, मातृ मृत्यु दर MMR का सबसे बड़ा कारण क्या है? मातृ मृत्यु दर का सबसे बड़ा कारण क्या है, वो आपको बताना है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ट्विंस प्रेगनेंसी, एक्लम्सिया, हेमरेज या कोई नहीं। तो मातृ मृत्यु दर का जो सबसे बड़ा कारण अभी तक देखा गया वो है हेमरेज, ब्लीडिंग है। क्या है? ब्लीडिंग है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटॉपिक प्रेगनेंसी में फर्टिलाइज एक कहाँ इम्प्लांट होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि एटॉपिक प्रेगनेंसी है वो कौन सी है। तो सबसे पहले एटॉपिक प्रेगनेंसी की आपको डिफिनेशन पता होना चाहिए, तभी आप समझ पाएंगे कि एटॉपिक प्रेगनेंसी होती क्या है। तो सामान्य गर्भावस्था में जो के दौरान जो निषेचन फर्टिलाइज एग होता है, वो फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज होने के बाद में यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है, जो नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है। लेकिन जब जो फर्टिलाइज एग होता है वो यूट्रस कैविटी को छोड़कर अदर कहीं भी इम्प्लांट होता है, तो उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। जैसे कि वो सर्विक्स में हो जाए, फैलोपियन ट्यूब में हो जाए, या एब्डोमिनल पोर्शन में हो जाए, या ओवरी में हो जाए, तो उसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। तो आपको अब याद रहेगा, जो नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है उसमें एक कहाँ इम्प्लांट होता है, तो यूट्रस में होता है, और यूट्रस को छोड़ के अगर अदर कहीं पार्ट में होता है तो उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। तो ऑप्शन ए एन ओवरी, ऑप्शन बी एन ए फैलोपियन ट्यूब, ऑप्शन सी द सर्विक्स, ऑप्शन डी द यूट्राइन वॉल। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एक मिनट, यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा वो है, ओवरी में भी हो सकता है और फैलोपियन ट्यूब में भी हो सकता है, सर्विक्स में हो सकता है, लेकिन यूट्राइन वॉल में नहीं होता है। यूट्राइन वॉल का मतलब यूट्रस की वॉल में। तो इसके जो ऑप्शन हैं थोड़े से मिसमैच हैं, तो ये इसको हम छोड़ देते हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी और फर्टिलाइज वो नॉर्मल प्रेगनेंसी में डिफरेंस यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है? सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है, वो आपको बताना है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। IPV वैक्सीन, हेपेटाइटिस, HPV वैक्सीन या एंटीवायरल वैक्सीन। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, HPV, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस ए के लिए क्या सत्य है? हेपेटाइटिस के बारे में आपको बताना है कि क्या सही है। या कम्युनिकेबल बीमारी है, या कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से फैलता है, ऑप्शन, या हेपेटाइटिस ए वायरस के द्वारा होता है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। या कम्युनिकेबल डिजीज है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड फूड एंड वाटर से फैलता है, या हेपेटाइटिस ए वायरस से फैलता है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हेपेटाइटिस जो है ये वायरल डिजीज है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV इन्फेक्शन किससे फैलता है? HIV इन्फेक्शन किससे फैलता है? तो इसके नाम में ही है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस। तो वायरस है तो वो किससे फैलेगा? वायरस से ही। यहाँ ऑप्शन दिया गया वायरस, बैक्टीरिया, फंगी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वायरस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एक को छोड़कर सभी दूषित जल से होने वाली बीमारियां हैं। तो कौन सी ऐसी है जो दूषित जल से नहीं होती, बाकी सभी होती है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। कॉलरा, मम्स, हेपेटाइटिस, या इनमें से कोई नहीं। तो दूषित जल से कॉलरा होता है, हेपेटाइटिस होता है, लेकिन मम्स नहीं होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राइट आंसर ऑप्शन बी, मम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलरा क्या है? कॉलरा क्या है वो आपको बताना है। दूषित जल से होने वाली बीमारी, मच्छर काटने से होने वाली बीमारी, अनुवांशिक रोग या टाइफाइड से? तो जो कॉलरा है वो दूषित जल से होने वाली बीमारी है, राइट आंसर ऑप्शन ए। टाइफाइड का जो बैक्टीरिया है वो क्या है? साल्मोनेला टाइफी। तो यहाँ पर आपसे पूछा कॉलरा क्या है, तो दूषित जल से होने वाली बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकनगुनिया बीमारी किसके कारण होती है? चिकनगुनिया बीमारी किसके कारण होती है? बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट या प्रोटोजोआ? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो चिकनगुनिया बीमारी किसके कारण होती है? वायरस के कारण, राइट आंसर ऑप्शन बी, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उम्र के बच्चे को अर्ली नियोनेट कहते हैं? ये आपको बताना है। कितनी उम्र के बच्चे को अर्ली नियोनेट कहते हैं? अर्ली नियोनेट की बात हो रही है। 0 to 3 days, 0 to 7 days, 0 to 14 days या 0 to 21 days? तो आपको बताना है अर्ली नियोनेट। तो अर्ली नियोनेट 0 to 7 डेज के बेबी को अर्ली नियोनेट कहते हैं। उसके बाद से 28 डेज के बच्चे को न्यूबॉर्न कहते हैं, और 28 से लेकर के 1 ईयर तक के बच्चे को इन्फेंट कहते हैं, और 1 ईयर से लेकर के 3 ईयर तक के बच्चे को टॉडलर कहते हैं। ये याद रखिएगा। तो 0 से 7 डेज के बच्चे को अर्ली नियोनेट, फिर 28 डेज तक नियोनेट या फिर न्यूबॉर्न कहते हैं। उसके बाद 28 दिन से लेकर के 1 ईयर तक इन्फेंट बोलेंगे, और 1 ईयर से लेकर के 3 ईयर तक टॉडलर बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोग कारक के शरीर में प्रवेश और रोग के पहले लक्षणों की उपस्थिति के बीच का समय अंतराल क्या कहलाता है? इंक्यूबेशन पीरियड, ट्रांसमिशन पीरियड, इन्फेक्टिव पीरियड या एंडेमिक पीरियड? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है, रोग कारक के शरीर में प्रवेश और रोग के पहले लक्षण की उपस्थिति के बीच का जो समय अंतराल होता है वो क्या कहलाता है? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन है इंक्यूबेशन पीरियड। पूछ लेता है कई बार स्टेटमेंट देके कि इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या होता है। तो कोई भी बैक्टीरिया, वायरस आपके शरीर में जिस दिन से प्रवेश होता है और रोग के पहले लक्षण की उपस्थिति के बीच का जो समय होता है उसे इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO की स्थापना कौन से वर्ष हुई थी? तो WHO की स्थापना आपसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 7 अप्रैल 1948। 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इसका जो हेड क्वार्टर है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। कहाँ है? जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि वर्तमान में WHO के हेड कौन है।
वर्तमान हेड कौन है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ की स्थापना कौन से वर्ष हुई थी। यूनिसेफ की स्थापना कौन से वर्ष हुई थी, ये आपको बताना है। तो आप सभी को पहले यूनिसेफ का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1946 में हुई थी। कब हुई थी, 1946 में हुई थी। और इसमें टोटल जो सदस्य देश हैं वो कितने हैं, 190। कितने हैं, 190। याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं से पूछ लेता है कि यूनिसेफ में कितने सदस्य देश हैं, तो 190 हैं। और वर्तमान जो कार्यकारी निर्देशक हैं वो कैथरीन रसेल है। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ का हेड क्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1946। यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुई थी और इसमें सदस्य देश 190 हैं और इसका हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और इसकी जो कार्यकारी निदेशक हैं वो कैथरीन रसेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा डीएनए वायरस है। निम्न में से कौन सा डीएनए वायरस है, ये आपको बताना है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग। डीएनए वायरस की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, हेपेटाइटिस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, KFD बीमारी किससे फैलती है। KFD बीमारी किससे फैलती है, मंकी से, टिक बाइट से, सैंड फ्लाई से या मॉस्किटो से। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, मंकी से। किससे फैलती है, मंकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंग्स कौन सी मेम्ब्रेन से घिरे रहते हैं। लंग्स जो होते हैं वो कौन सी मेम्ब्रेन से घिरे रहते हैं, ये आपको बताना है। वेंस से, एयर सैक से या फिर प्लूरा से या नन ऑफ दीज से। तो जो लंग्स होते हैं वो कौन सी मेम्ब्रेन से घिरे रहते हैं, प्लूरा से। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, प्लूरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैलोपियन ट्यूब का सबसे संकरा पार्ट कौन सा होता है, ये आपको बताना है। फैलोपियन ट्यूब का जो सबसे संकरा पार्ट होता है कौन सा होता है, एम्पुला होता है, इस्थमस होता है, इनफंडिबुलम होता है या इंटरस्टिशियल पोर्शन होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, इंटरस्टिशियल पार्ट। फैलोपियन ट्यूब के ये पार्ट है। एम्पुला पार्ट में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड सेल का निर्माण कहाँ होता है। ब्लड सेल का निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो में, थाइमस में, स्प्लीन में या नन ऑफ दीज। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होता है। तो ब्लड सेल का जो निर्माण होता है वो बोन मैरो में होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्सिंग प्रोसेस की महत्वपूर्ण स्टेज कौन सी होती है। नर्सिंग प्रोसेस की सबसे जो इम्पोर्टेंट स्टेज होती है वो कौन सी होती है, ये आपको बताना है। इवेल्युएशन, असेसमेंट, प्लानिंग या इम्प्लीमेंटेशन है, सॉरी। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। नर्सिंग प्रोसेस की सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज है वो कौन सी होती है, असेसमेंट स्टेज होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रह आधारित नवजात देखभाल में कितने दिनों के बच्चे की देखभाल की जाती है। HBNC में कितने दिनों के बच्चों की देखभाल की जाती है। 28 दिन, 42 दिन, 60 दिन या 1 दिन। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 42 डेज। जो पिपेरियम पीरियड होता है फीमेल का 42 डेज का, तो 42 डेज में ग्रह आधारित नवजात देखभाल यहाँ पर होगा, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में फ्रैक्चर का कॉमन टाइप कौन सा होता है।
बच्चों में फ्रैक्चर का कॉमन टाइप कौन सा होता है? सिंपल फ्रैक्चर, कोलिस फ्रैक्चर, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर या कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बच्चों में कॉमन जो फ्रैक्चर होता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की सेल में गुणसूत्रों की कितने जोड़े पाए जाते हैं? मनुष्य की सेल में गुणसूत्रों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? 23, 26, 32 या 36? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंग पीलिया के कारण प्रभावित होता है? निम्न में से कौन सा अंग पीलिया के कारण प्रभावित होता है? लीवर, किडनी, लंग्स या बोथ ए एंड बी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए लीवर। राइट आंसर ऑप्शन ए लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्फुटम कौन सी बीमारी के निदान के लिए काम में लिया जाता है? स्फुटम कौन सी बीमारी के निदान के लिए काम में लिया जाता है? ट्यूबरक्लोसिस, कैंसर, HIV, जॉन्डिस? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन ए ट्यूबरक्लोसिस। राइट आंसर ऑप्शन ए ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पीएच स्केल की मात्रा क्या होती है? ये आपको बताना है। पीएच स्केल की जो रेंज होती है वो क्या बताना है? 0 to 14, 1 to 14, 0 to 12 या 0 to 7? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। तो जो पीएच स्केल की रेंज होती है वो 0 to 14 होती है और बीच में 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल होता है। याद रखिएगा 0 to 14 होती है। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्रोनिम CPAP किसको परिभाषित करता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कॉन्टिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, ऑप्शन बी कॉन्टिन्यूअस पोटेंशियल एयरवे प्रेशर, ऑप्शन सी कॉन्टिन्यूअस पॉजिटिव एयर प्रेशर और ऑप्शन डी कॉन्टिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे पोटेंशियल। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए कॉन्टिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनारकी तब होता है जब, मिनारकी कब होता है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो मिनारकी किसे कहते हैं? फर्स्ट पीरियड को कहते हैं। जो फर्स्ट पीरियड आता है उसे मिनारकी कहते हैं। जो लास्ट पीरियड आता है उसको मेनोपॉज कहते हैं। और मेनोपॉज का जो मेन बड़ा कारण होता है वो एस्ट्रोजन होता है। एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है जिससे मेनोपॉज हो जाता है। तो मिनारकी के लिए कौन जिम्मेदार ज़्यादा होता है? एस्ट्रोजन। ये कई बार पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूलेक्स मच्छर कौन सी बीमारी का वाहक है? क्यूलेक्स मच्छर कौन सी बीमारी का वाहक है? फाइलेरिया, जेई, जैपनीज इंसेफेलाइटिस, डेंगू या येलो फीवर? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है, किसी दवा के प्रति गंभीर एलर्जी प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? किसी गंभीर एलर्जी प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए एनाफाइलैक्सिस, इंटरैक्शन, एडवर्स या टॉक्सिसिटी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उम्र के पश्चात BCG वैक्सीन नहीं लगाना चाहिए? अभी तक क्वेश्चन जो भी आए हैं उसमें डायरेक्ट ये पूछता है कि वैक्सीन BCG वैक्सीन कब देते हैं। यहाँ पर पूछा गया किस उम्र के बाद BCG वैक्सीन नहीं लगाना चाहिए। 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर या 5 ईयर? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 1 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर सॉरी थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। स्वास्थ्य कार्यक्रम NHM कब लॉन्च किया गया? नेशनल हेल्थ मिशन कब लॉन्च किया गया? 2013, 2005, 2009, 2012। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? NHM की बात कर रहा है, NRHM की बात नहीं कर रहा है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 2013 में। NHM कब लॉन्च हुआ था? 2013 में। और जो NRHM है, NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ये लॉन्च हुआ था 2005 में, याद रखिएगा। तो NRHM 2005 में और NHM 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन कार्यक्रम के तहत कितनी उम्र तक पोलियो की दवाई पिलाई जाती है? 5 ईयर चिल्ड्रन, 0 to 5 ईयर मंथ्स, 0 to 5 मंथ चिल्ड्रन, 15 ईयर चिल्ड्रन या 2 ईयर चिल्ड्रन। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो आप सभी को पता है जो पोलियो पिलाई जाती है वो 5 साल तक के बच्चे को पिलाई जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए 2 बूंद जिंदगी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्जीव वस्तुएं जो रोग को प्रसारित कर सकती हैं उन्हें कहते हैं? ड्रॉपलेट, डस्ट, फोमाइट या रिसीवर। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए ड्रॉपलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोक्लेव में तापमान रखा जाता है, ऑटोक्लेव में तापमान कितना रखते हैं? 100 डिग्री सेल्सियस, 180 डिग्री सेल्सियस, 121 डिग्री सेल्सियस या 151 डिग्री सेल्सियस। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑटोक्लेव का जो टेम्परेचर है वो 121 डिग्री सेल्सियस रखते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी। अरे इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, डायरेक्ट यहीं से आएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचार के दौरान अस्पताल या स्वास्थ्य देखभाल एजेंसी में होने वाले संक्रमण को कहते हैं? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? उपचार के दौरान अस्पताल या स्वास्थ्य देखभाल एजेंसी में होने वाले संक्रमण को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नोसोकोमियल इन्फेक्शन बोलते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित अवधि में किसी समुदाय में एक संक्रामक रोग की व्यापक घटना क्या कहलाती है? एंडेमिक, एपिडेमिक, पैंडेमिक या स्पॉटिक। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी एपिडेमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव विज्ञान में बीमारी की जो एक मिनट क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव विज्ञान में बीमारी का रोगाणु सिद्धांत जन्म थ्योरी किसने दी है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? लुई पाश्चर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए लुई पाश्चर। किसने दी है? लुई पाश्चर ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BMWM का पूरा नाम क्या है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, बेसिक मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, ब्लड मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट या बायो मैन पावर वेस्ट मैनेजमेंट। BMWM का पूरा नाम क्या है वो बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे और लास्ट क्वेश्चन ये पार्ट 1 था और इसका सेकंड पार्ट भी आएगा। ये 50 क्वेश्चन है। SARS का पूरा नाम आपको बताना है। किसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए स्टैंडर्ड एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम, ऑप्शन बी सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम, ऑप्शन सी सब एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम या सोबिंग आर रिस्पायरेटरी सिंड्रोम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम। राइट आंसर ऑप्शन बी। तो आप सभी लोग बताएंगे कि 50 क्वेश्चंस में आप लोगों का टोटल स्कोर क्या रहा?
50 क्वेश्चंस में आप लोगों का टोटल स्कोर क्या रहा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। और अगेन चैत्र नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को, आपके पूरे परिवार को, और माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो इसी उम्मीद और आशा के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अगर आप लोग वो PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कीजिए और वहाँ से PDF को प्राप्त कीजिए। अगर PDF नहीं मिलती है तो आप लोग कमेंट ज़रूर करेंगे कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच।